डॉक्टर धरती पर एक ऐसा इंसान जिसे लोग भगवान मानते हैं, लेकिन आजकल लोग डॉक्टर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि अब इस पेशे में मानव सेवा नहीं बल्कि लूट का धंधा हो गया है। लेकिन आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानव धर्म निभा रहे हैं। आज कहानी एक ऐसे ही डॉक्टर की जिसे मानव सेवा के लिए अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी। ये है डॉक्टर अंशुमान। कैंसर के मामले में हिंदुस्तान के जाने माने सर्जन हैं। बिहार में पैदा हुए, पटना मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल के मामले में इन्हें गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से भी इनको गोल्ड मेडल मिला। बाकी की पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई इनकी। आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरह। नमस्कार, मैं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सर्वेश मिश्रा। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमान जी, जो ना कि हिंदुस्तान के जाने माने कैंसर के डॉक्टर हैं, बल्कि आजकल उनको एक नई पहचान मिल गई है। क्योंकि जहां लोगों को ख्वाहिश होती है कि वो 5 सितारा हॉस्पिटल बनाएं और तमाम तरह की संपत्तियां बनाएं, वहीं इनकी ज़िंदगी एक फ़कीरी की ज़िंदगी है और लोग इनको कहते हैं दाढ़ी वाले डॉक्टर। ये क्या मामला है कि मैंने सुना है कि आपको लोग कहते हैं दाढ़ी वाले डॉक्टर? बस ऐसे ही हो गया। हुआ क्या कि कहीं मैं गया होते कार्यक्रम में और मैं रेजर ले जाना भूल गया। दाढ़ी बढ़ गई, तब से काटना छोड़ दिया। एक काम और कम हो गया। जो आपको देखेगा, जो आपको जानेगा, आज में वो ये नहीं जानेगा कि आप बिहार से हैं। जरा मैं बैकग्राउंड से लेके और यहाँ तक के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा। बिहार में जनपद पटना के पास एक बहुत छोटी सी जगह है बाढ़, वहीं गंगा तट पे मेरी पैदाइश और परवरिश हुई। बचपन से शौक रहा, जब गंगा की धार तेज होती थी तो उल्टे धार पे चढ़ना, मतलब संघर्ष करने की आदत बचपन से रही है। अब मैं समझता हूँ, उस समय तो शौक से चढ़ता था। यही मेरी हॉबी थी और बचपन से बागीचा, खेत, खलिहान सब देखा था। पटना मेडिकल कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं मेडिकल का MBBS पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गया MS सर्जरी करने, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है। MCS कैंसर सर्जरी मैंने अहमदाबाद से की और MRCS की डिग्री मैंने एडिनबरा यूनाइटेड किंगडम से किया, जो अंग्रेज़ों का, फिरंगियों का देश है, और कार्यरत हूँ। आजकल डॉक्टर अंशुमान दाढ़ी वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। इस दाढ़ी वाले डॉक्टर के पीछे की भी क्या खूब कहानी है। नहीं, और आपका लुक भी पूरा फकीरों वाला है। मैं ये जानना चाहूँगा, जहाँ लोग 5 सितारा हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, वहीं आप जनसेवा की तरफ, और इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी बहुत फकीरी वाली ज़िंदगी। ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ज़रूरतें कम कर दी हैं। बहुत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत भागना पड़ता था। उस समय को मैंने कुछ समाज के लिए लगा दिया। मैंने सोचा कुछ अगर किया जाए, ज़िंदगी तो एक ही मिली है, राष्ट्र भी एक ही है, अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं करके जाया जाए। इसलिए ज़रूरतों को कम करके उस समय को समाज में लगाना शुरू किया, और कुछ खास बात नहीं है। जरा हम शुरुआत जानना चाहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें अब दिख रही हैं आप में, ऐसा नहीं रहा होगा। मुझे याद है कि मैं करीबन आज से 8-9 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था। तब आपसे मिलना भी मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, और फिर आपका लुक भी बड़ा दूसरा होता था। इन 8 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? जैसे जैसे परिपक्वता आती है तो आपको एक अनुभव होने लगता है, और मैं इसको यही कहता हूँ, अनुभव से अनुभूति की ओर। अनुभव एक मेडिकल साइंस की पढ़ाई का होता है, मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस का होता है, लेकिन अनुभूति जब होती है तो इंसान या डॉक्टर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमें दिखता है प्रायोगिक तौर पे, भौतिकवादिता के तौर पे, सच्चाई वहाँ नहीं है। एक स्टेट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर उस स्टेट पे इंसान पहुँच जाता है तो उसको वो सारी चीज़ें दिखने लगती है कि जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ चला जाता है। यही हुआ है मेरे साथ। दरअसल डॉक्टर अंशुमान ने फकीरी की राह पकड़ ली, और राह कुछ ऐसी पकड़ी कि अपने ही पेशे के लोगों ने बगावत कर दी। हिंदुस्तान में पहली बार डॉक्टर अंशुमान ने खुलासा किया कि कैंसर की दवाइयों का लाखों में कारोबार किया जा रहा है, यानी कि लूट मची हुई है, जिसके बाद मेडिकल महकमे में हड़कंप मच गया और लोग डॉक्टर अंशुमान को ही धमकाने लगे। जो लोग आपको देख रहे होंगे, वो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पहले भी देख चुके होंगे। पिछले 2 साल लगातार आप टीवी पे आते रहे। कई बार आपका डिपार्टमेंट ही आपके खिलाफ गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम जिसके लिए डॉक्टर अंशुमान को जाना जाता है,
जो दवाइयों को लेके झोल होता था और जो कैंसर के मामले में अक्सर लोग डरा के करते थे, उसका पोल आपने खोला था और मैंने हर टीवी चैनल पे आपको चलते हुए देखा, अखबारों में आपको पढ़ा। जरा सा मैं जानना चाहूँगा कि ये कैंसर की दवाइयों का झोल क्या है? झोल इन द सेंस कि क्या ये गैपिंग है, जो डराना, पैसे वसूलना, ये क्या है? देखिए, जो भी दवा मार्केट से या फार्मेसी की दुकान से या अस्पताल से खरीदते हैं, उसमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है और सबको समझना ज़रूरी है। एक, दवा कितने पैसे पे दुकान पे पहुंच गई, मतलब कंपनी ने कितने पैसे पे दवा दुकान पे दे दी, और उस पे एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें बहुत बड़ा मुनाफा है बीच में। कैंसर के इलाज के साथ क्या होता है कि घर परिवार के लोग समझते हैं अब तो हमारा इंसान कैंसर से पीड़ित है, जो भी खर्चों में करने को तैयार हों। घर, ज़मीन, जायदाद, ज्वेलरी तक लोग बेच के आते हैं, और उनसे मुनाफाखोरी के चक्कर में अगर इतने पैसे लिए जाए तो उचित नहीं था। मैंने इसके तहत तक जाकर मैंने जब बताया कि ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इस पे सीलिंग एक्ट क्यों नहीं है, ये मुनाफाखोरी के पैसे कहाँ जाते हैं, इसकी वजह से और क्या होता था, क्योंकि मुनाफाखोरी है बीच में, तो बेवजह भी कीमोथेरेपी दे दी जा रही थी, तो गलत इलाज भी हो रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मरीज का इलाज भी संभव नहीं हो रहा है। मैंने इस मुहिम को इसलिए छेड़ा था कि अगर दवाइयों की कीमत कम कर दी जाए तो आज जितनी भी पॉलिसी, जितने भी स्कीम हम चलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का स्कीम है आयुष्मान भारत, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये और इस तरह के छोटे छोटे बदलाव की ज़रूरत है। हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ सकता है, कोई बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ, जरा कभी आप सोचना कि आए हो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ देख के तो जाओगे, तब उनको लगता है कि बात तो सही है। निजी अस्पताल के डॉक्टर हो, पैसे आपको मिलेंगे, मरीज शौक से आपको पैसे देता है क्योंकि आप इलाज करते हैं, लेकिन लूट मत करो। डॉक्टर अंशुमान भले ही इतने बड़े डॉक्टर हों, लेकिन डॉक्टर अंशुमान को भी एक वक्त अपने घर में चोरी करनी पड़ी, क्योंकि उनका ज़मीर उनसे बार बार कह रहा था कि मानव धर्म ही उनकी जिंदगी का मकसद है। एक तरफ तो आपका इतना सख्त रुख, और जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं बड़े खरखर आदमी हैं आप। दूसरी तरफ ये भी सुना है कि आप कभी चोरी करते हुए पकड़े गए थे। घर में चोरी की थी एक बार। जैसा मैंने बताया, गुरुवार को मैं ओपीडी करता हूँ, और ओपीडी के लिए अगर आप प्रॉपर चैम्बर बनाते हैं, टेबल कुर्सियाँ लगाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं, तो खर्चा होगा तो फिर आप खर्चा वसूलना चाहेंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने घर से दरी चुराई थी, एक छोटी टेबल चुराई थी, और कुछ बेसिक जैसे टॉर्च और लाइट, क्योंकि वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो ये मैंने चुरा लिया। थर्सडे को शाम को वहाँ यही सब बिछा के गरीबों का इलाज करता हूँ। गरीबों से मैं कहूँगा ज़रूरतमंदों का इलाज करता हूँ। गरीब तो जो ज़्यादा अमीर हैं वही मुझे गरीब दिखते हैं। मतलब चोरी भी किया अपने भले के लिए। गुरुवार के दिन ग्रेटर नोएडा में दाढ़ी वाले डॉक्टर का इंतजार होता है। खासकर वो लोग इंतजार करते हैं जो सक्षम नहीं हैं। ये जो फकीरी वाला अंदाज है आपका, खासकर आजकल मैं देखता हूँ कि एक कहानी मैंने सुना है आपके बारे में, गुरुवार लोग बताते हैं कि गुरुवार को दाढ़ी वाले डॉक्टर आते हैं। देखिए, वो बड़ी छुपी हुई कहानी थी, लेकिन पता नहीं लोगों को मालूम चल गया, कहानी भी खुल गई है। हुआ यूँ कि गुरुवार को ग्रेट नोएडा में एक छोटा सा फार्म है, वहाँ मैं जाता था। जो बहुत मजदूर किस्म के लोग हैं, जैसे माली है, चौकीदार है, इनको बेसिक इलाज इनके पास मुहैया नहीं थी, क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास। एक दिन की घटना है, किसी को तकलीफ थी, मैंने देखा पैसे नहीं थी, दवा के लिए पैसे नहीं थे, मैंने दवा के पैसे दिए, मरीज ठीक हो गया। उस दिन से मैंने अपने प्राइवेट क्लिनिक को थर्सडे को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। थर्सडे मैं अपने क्लिनिक पे नहीं आऊँगा। वहाँ मैं जाने लगा। वहाँ पे बहुत सुविधा नहीं थी, बहुत सुविधा लगाएं, पैसे लगाएं तो फिर पैसे खर्च करेंगे तो पैसे कमाने होंगे, क्योंकि पैसे वहाँ से नहीं कमाने थे। आजकल कैंसर एक आम बीमारी की तरह हो गई है, जबकि पहले कभी 1-2 लोगों को ही सुनने में मिलता था। इसकी वजह अगर माने तो आज की जो लाइफस्टाइल है और जो खान पान है, उसकी वजह से ही आजकल कैंसर आम देखने को मिलता है। डॉक्टर होना और डॉक्टर की लाइफ जीना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि लगता है, क्योंकि एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। सामाजिक जिम्मेदारी, अपने डॉक्टर होने की जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, कई बार बड़ी उलझन होती है। फिलहाल अभी डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके बाहर निकले हैं, लगभग कितना वक्त लगा होगा? ये मुंह के कैंसर का ऑपरेशन था। आमतौर पे इसमें 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। इसमें जो ऑपरेशन होता है, जबड़े को निकालना और गर्दन में गिल्टियों को निकालना, फिर उसको बनाना ताकि मरीज का खाना पीना बोलना सब नॉर्मल हो सके।
एक चीज देखा जा रहा है कि आजकल जो पहले कभी कैंसर सुना जाता था कि एक आदमी दो आदमी को कैंसर हुआ, आजकल कैंसर की तादाद बढ़ गई है, कॉमन बीमारी जैसी हो गई है। क्या लाइफ स्टाइल या क्या वजह है इसकी? बिल्कुल आपने कहा, सही कहा है। पहले कैंसर एक जिले में देखा जाता था, आज हर मोहल्ले और हर तीसरे घर में कैंसर देखा जा रहा है। कैंसर की तादाद बढ़ी है और इसका मुख्य कारण जीवन शैली में बदलाव, जो एक नोन फैक्ट है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, खाने में मिलावट, जहरीली सब्जियों का होना और ऐसे बहुत सारे हमारे वातावरण में चीज़ें आ गई हैं जो हमसे दूर है या यूं कहें हमें पता नहीं है। अगर उसको पता करेंगे तो पता चलेगा आप चारों तरफ कैंसर के तत्व से घिरे हुए हैं। और अगर मैं कहूँ दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों को कि हम कब्रगाह या शमशान में रहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, मैं आपको इस बात को बढ़ाना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने अभी एक स्टोरी की थी। आप देखेंगे कि जो नाले यहाँ से गुजरते हैं, जो यहाँ लोग सब्जियों की खेती करते हैं, उन सब्जियों को उस नालों में धोते हैं, वो कितनी जहरीली हो जाती है। जरा मैं ये दर्शक भी को भी बताना चाहूँगा कि जो इस तरह की सब्जियाँ वो कितनी जहरीली हो जाती है। क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ चप्पल भी दूसरे हैं, मास्क का मेरा कपड़ा रिमूव करवा दिया जा रहा है ऐसे में। और आप कैसे खुद को बचाते हैं? सब्जियाँ अगर जहरीले पानी में धोई जाएं, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट सब डाले जाते हैं, तो ऊपर से जहर तो लग जाता है, उसको आप धो के निकाल सकते हैं। लेकिन सब्जियां उगाई भी जाती है जहरीली पानी और जहरीली मिट्टी में। ऐसी सब्जियों के अंदर बहुत सारे तत्व जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी जैसे तत्व हैं जिसको आप किसी भी तकनीक से निकाल नहीं सकते हैं। तो ये जहरीली सब्जियां जब इंसान के शरीर में बहुत लंबे समय तक पहुंचती है तो कैंसर का कारण बनता है। मैं इसके लिए हर समय कहता हूँ इंडिविजुअल लेवल फार्मिंग एंड कम्युनिटी फार्मिंग। मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप जो गमले लगाते हैं फूल पौधों के, उसकी जगह आप सब्जियों को, फलों को, इसकी खेती करें। कम्युनिटी फार्मिंग जैसे सोसाइटी है उसमें आपका पार्क है, उसमें सब्जियों की फार्मिंग करें। जितना हो सके इस तरह की सब्जियों खरीदना बंद करें। अगर खरीदना बंद करेंगे तो लोगों खेती बंद होगी। ये खेती अच्छे तरीके से करें, चाहे सब्जियां 2 रुपये महंगी मिले, लेकिन जीवन स्वस्थ रहे, ये जरूरी है। डॉक्टर अंशुमान की माने तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है और दवाई भी सस्ती है। लेकिन इसके लिए ना सिर्फ लोगों को जागरूक होना होगा बल्कि सरकार को भी इस पर काम करना होगा, क्योंकि कैंसर के नाम पे डराकर इसके दवाइयों में पैसा वसूला जाता है। एक मजेदार बात और भी मैं आपसे करने वाला हूँ। अमूमन आजकल लोग खेती करना या फार्मिंग करना बड़ी गरीबी समझते हैं, लेकिन आप जैसा व्यक्तित्व जो मानव धर्म के लिए चोरी भी करता है और जो फकीरी भी अपना लिया है, मैंने सुना है कि आप किसान भी हैं और आप यहाँ भी कहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास खेती करते हैं। जी बिल्कुल। सब्जियों की खेती ऑर्गेनिक तरीके से, जिसको ऑर्गेनिक नाम दे दिया। एक्चुअल ऑर्गेनिक क्या है? हमारा एंशियंट कल्चर, हमारे पौराणिक सभ्यता में जिस तरह से खेती होती है मैं वही करता हूँ। जैसे गाय के गोबर से खाद बनाना, नीम के पत्तियों से इंसेक्टिसाइड बनाना, उसी से करता हूँ सब्जियों की खेती। और थोड़ा यहाँ से दूर, बहुत पास भी नहीं है, वहाँ पे गेहूँ, चावल, इसके क्रॉप की खेती अपने तरीके से करता हूँ। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति किसानी में आ जाए तो मैं कहूँगा अगर भारत का हर इंसान किसान हो जाए तो किसान की आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी इंटेलेक्चुअल तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से खेती करेगा, फार्मिंग का स्टेटस बढ़ेगा। अभी लोग समझते हैं जो किसान है, जो फार्मिंग करता है, बहुत नीचे तबके का इंसान होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे अन्नदाता होते हैं। कैसे कर पाते हैं ये सब? इतनी बिजी शेड्यूल, पारिवारिक लाइफ, ये पेशेंट देखना, बाकी सारी चीज़ों करना, घर परिवार को वक्त देना, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कैसे कर पाते हैं? एक संतुलन की जरूरत है। MBA मैनेजमेंट के ट्रेनिंग में एक चीज़ सिखाई जाती है, टाइम मैनेजमेंट। आपका समय है, उस समय को आप मार्केट में जाके या गॉसिप्स करके या किसी के बारे में नकारात्मक बात करके जो खराब करते हैं, इसको आप सकारात्मक में करें। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ संभव कर सकते हैं। जैसा आपने कहा है, इस पेशे के बारे में एक अवधारणा बन गई है कि बहुत पैसा है इसमें। सच्चाई ये है कि बहुत पैसा मेडिकल में नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, और जिनको पैसे की ललक है इसमें नहीं आना चाहिए। हाँ, आपकी जीविका पालन के लिए इतना पैसा आपको मिलता है निजी अस्पताल में जब काम करते हैं कि आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। जिन विद्यार्थियों को, जिन यंग डॉक्टर्स को ललक है बहुत पैसा कमाना है, इस प्रोफेशन में आए, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस प्रोफेशन को छोड़ दें, किसी और प्रोफेशन में जाएं। इस प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी बनाना और क्रेडिबिलिटी बना के रखना डॉक्टर के हाथ में है। किसी कॉर्पोरेट अस्पताल के अंदर झुक के अपने प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को ना खोए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ करप्शन दिखे, भ्रष्टाचार दिखे हेल्थ केयर में होता है, आवाज उठाइए, ये डॉक्टर का काम है। आप उसका
हिस्सादार, आप उसका भागीदार मत बनिए, क्योंकि आपके बदौलत, आपके फेस वैल्यू पे हेल्थ केयर जाना जाता है। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गलत बोलने से डरिए मत, जो गलत है उसको गलत कहिए, सच्चाई के साथ दीजिए। मैं हर समय कहता हूँ, सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, दर्द हकीकत बस बयां कर गया, सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्म खंजर भी कुछ भर सा गया। मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइनें हैं, इसी तर्ज पे डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी जी, तो कुछ डॉक्टर ही इनके खिलाफ चले गए। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं, मैं ऐसे तमाम फनकारों की कहानी लेके आऊँगा जो अपने फन में माहिर नहीं बल्कि समाज में भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस तरह के लोग जो दुनिया में बेहतर काम कर रहे हैं वो सब तक पहुँच सकें। और आपको बताएं कि इस स्टोरी के पीछे भी दो ऐसे लोग हैं जिनको आपने नहीं देखा है। वो पंकज रावत हैं जो कैमरे के पीछे हैं, और आशुतोष भारद्वाज हैं जिन्होंने स्टोरी कंपाइल की है। तो आप जुड़े रहिए स्टोरी विद सर्वेश के साथ।